हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वर्तमान में हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में अग्रगण्य गीताश्री जी की लिखी हुई कहानी डुबकी। तो शुरू करें कहानी। सितंबर की शाम ऐसे भी मुलायम होती है। यह स्याह चेहरे वाली गीली शाम थी। उसे महसूस हुआ कि शाम की स्याही धीरे धीरे फैल रही है, न सिर्फ बरामदे और कमरे के अंदर बदरंग सोफे पर, बल्कि उसके शरीर और आत्मा पर भी। वहाँ तो वर्षों से अंधेरे की कई परतों वाली काई जमी है। ये स्याही भला क्या जमेगी वहाँ। उसने सूखे होठों पर जीभ फिराई। कंठ को प्यास सी लगी थी, लेकिन मन न हुआ कि उठकर पानी पी आए। आज की शाम कुछ होना था। वो आ रही है, वो लौट रही है, वो आना चाहती है। थोड़ी देर में सबको यहाँ इकट्ठे होना था। फैसला दिए जाने से पहले उसने सबके चेहरे देखे। गुड्डी के चेहरे पर सन्नाटा, चिंटू के चेहरे पर सख्ती और उसके अपने चेहरे पर। बेसिन के पास लगे आईने में चलता हुआ एक चेहरा दिखा। वहाँ तो स्थायी रूप से धूप गायब है। चेहरा नहीं, धूप विहीन जंगल की वो दलदली जमीन थी, जहाँ गीले गीले भाव भी धंसने के डर से नहीं उभरते थे। गाल धसा हुआ और त्वचा सूखी जमीन जैसी। दोनों हथेलियों से उसने अपने गालों के गड्ढे को ढक दिया। नहीं नहीं, उसे ये गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। वो उससे दुखी क्यों दिखे? क्यों लगे कि सितमगर ने इतने सालों में उस पर क्या जुल्म ढाए हैं? उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान नहीं देखना चाहता। उसे महसूस होना चाहिए कि उसके बिना यहाँ सब ठीक था। मन ही मन दोहराया, कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी इच्छा जाहिर नहीं करूँगा, ना शोक प्रकट करूँगा, ना शिकायतें। फिर क्या करूँगा जब वो सामने आएगी? गुड्डी और चिंटू की मनोदशा से बेखबर हरीश त्यागी मन के भीतर जूझ रहा था। इतना आसान नहीं था 5 साल बाद उसका सामना करना, उससे जिससे कभी टूटकर प्यार किया था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी। सचमुच वो सुंदर थी। हरीश खुद बहुत सामान्य था। हरीश ने अपने आसपास और रिश्तेदारी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वो अपने भाग्य पर बहुत इतराता था। कई बार अपने लेडी बॉस को बोल देता था, मैडम जी, मेरी मिसेस बहुत सुंदर हैं जी, आप देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। हरीश अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करता रहता था। रीना, तू कुछ मांग ले, दे दूंगा। तूने बच्चे बड़े सुंदर पैदा किए, मेरा खानदान बदल दिया। एक बड़े मीडिया हाउस में हरीश एक मामूली ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही तो था। डिज़ाइन बनाते बनाते उसकी आंखें और सूझ दोनों में खूबसूरती का महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था। बीवी और बच्चों के सुंदर होने का उसका अभिमान उसके हाव भाव में फूटा पड़ता था। किसी ने बात शुरू की नहीं, हरीश की बातें घूम फिर कर बीवी और बच्चों की सुंदरता पर चली जाती। यानी सबको पता चल गया था कि साधारण हरीश अति सुंदर बीवी बच्चों का पति और पिता है। दफ्तर से लेकर उसके पड़ोस, परिचित, मित्र, सारे लोग उससे रश्क करते। हरीश ने क्या किस्मत पाई है। सबसे ज़्यादा रश्क अपने सबसे धनवान बिल्डर दोस्त राजेश बिश्नोई की आंखों में देखता है। भाभी भाभी करता हुआ वो खुद को हरीश से ज़्यादा खुशनसीब घोषित करता था। हरीश चाहता था कि वो खूब आए और रीना की तारीफ उसके सामने करे। राजेश की वजह से उसका घर बच पाया था। पिता ने तो घर को ही गिरवी रख दिया था। राजेश के प्रति वो हर तरह से कृतज्ञ था, चाहे रीना से उसका अपनापन जताना या तारीफ करना। अचानक राजेश कुछ समय के लिए दुबई चला गया और हरीश खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा। रीना उसे थाम लेती। हरीश फिर इतना मुग्ध हो जाता कि बाहरी परेशानियों को झटक कर मस्त रहा करता था, जैसे कोई संत साधनारत हो और बाहरी तामझाम उसके लिए व्यर्थ हो। सुंदर बीवी, सुंदर बच्चे और अपना घर, जहाँ शाम होते ही भागकर पनाह लेने की जल्दी होती उसे। अपनी छोटी सी दुनिया में खोया हरीश उस मनहूस दिन को याद करता है जब उसने बेमन से अपनी पत्नी को उसकी सहेलियों के साथ हरिद्वार गंगा नहाने जाने की इजाज़त दे दी थी। इसके पहले पत्नी ने कभी अकेले जाने की इच्छा नहीं जताई थी। पति और बच्चों के साथ ही जाती थी। उस दिन अचानक वो प्रस्ताव लेकर हाजिर हो गई थी, जिसे हरीश मना नहीं कर पाया। साथ जाने का उसका मन भी हो आया, पर जानता था कि अचानक छुट्टी मिलना संभव नहीं। बेमन से उसने इजाज़त दे दी और उनकी तैयारियों में सहयोग भी करने लगा। दोनों बच्चे भी मगन थे कि 2 दिन वे बिना मम्मा के पापा के साथ मौज करेंगे। बस 2 दिन की ही तो बात है। यूं गई और यूं आई।
हरीश की उदासी से बेखबर रीना चहक रही थी। पहली बार सहेलियों के साथ घूमने जाना उसे रोमांचित कर रहा था। पड़ोस की औरतों का अच्छा खासा समूह बन गया था, जो इतना प्रभावशाली हो रहा था कि दिन ब दिन पति से कोई भी मांग मनवा ले। हरीश भला कहाँ टिकता उनके सामने। रीना पहली बार जा रही थी, सो हरीश का जी उदास था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रह रहकर आशंकाएं उसे घेरती, मन को समझाता और शांत हो जाता। उसे रीना के जाने से ज़्यादा उसके वापस आने की तारीख का इंतज़ार था। वो देख रहा था कि रीना बहुत उत्साह में है। जाने की तैयारी तो ऐसे हो रही है कि मानो वहीं बस जाने का इरादा है। हरीश उसके उत्साह से भीतर भीतर चिढ़ भी रहा था। उसकी कल्पना से परे था सब कुछ। दबी जुबान से एक आध बार हरीश ने टालने की कोशिश की तो रीना चिढ़ गई। उसकी भाषा में तीखेपन का पुट आ गया था, जो अक्सर शादी का खुमार उतरने के बाद रिश्तों में आ जाता है। शुरुआती दौर में हर मनाही, हर रोक जितनी आत्मीय लगती है, कुछ साल बाद वही कैद और मानवाधिकारों का हनन लगने लगती है। ये दो तरफा है। शादी से पहले जो आदतें, जो जिद, जो आवारगियां भाती हैं, शादी में केमिकल लोचा होते ही वे चुभने लगती हैं। मन में नागफनी सी उगाती हैं दोनों के मन में, और रह रहकर डसती हैं। दोनों के बीच पहली बार इस लोचे का पता चल रहा था। पहले ऐसी नौबत आई ही नहीं थी। क्या चाहते हो आप? मैं गुलाम बनकर घर में पड़ी रहूं? जब आपकी मर्जी हो तो कहीं जाऊं, ना हो तो ना जाऊं। और भी तो औरतें हैं, उनके पति तो नहीं रोकते उन्हें। आप क्यों रोकना चाहते हो? मैं कोई घूमने ही थोड़े ना जा रही हूं। मैं तीरथ भी ना करूं क्या? कब तक आपके भरोसे बैठी रहूं, बताओ? हरीश निरुत्तर। कैसे कहे जी की बात कि उसका जाना खल रहा है। वो उसकी आज़ादी का दुश्मन नहीं है, बस कभी इस तरह गई नहीं ना। वो जानता था कि औरतों ने ठान लिया तो करके दम लेंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। उसने बिना कलह किए यात्रा का सारा इंतजाम भी कर दिया। सीधी टैक्सी करा दी हरिद्वार तक की, वहाँ हर की पौड़ी पर धर्मशाला तक बुक करवा दिया। हरीश पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था। और एक दिन बीता, दूसरा दिन आया। सारी औरतें रोज़ गंगा नहा रही थीं। दूसरे दिन भी गंगा तट पर सारी औरतें भीड़ का हिस्सा बनी हुई थीं। धर्मशाला से घाट के लिए चलने से पहले रीना ने चहकते हुए फ़ोन किया और सबसे बात की। बहुत उत्फुल्ल दिखाई दे रही थी। हरीश को लगा, अच्छा हुआ रीना ने अकेले जाने का अपना शौक पूरा कर लिया। अब कभी शिकायत नहीं करेगी, खुश रहेगी और उसके प्रति कृतज्ञ भी महसूस करेगी। हरीश शाम का पेज डिज़ाइन करने बैठा था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर खबरों को सेट करने के हिसाब से लगा ही रहा था कि दफ्तर के फ़ोन की घंटी घनघना उठी। उसने सोचा कोई और उठा लेगा, पर आसपास के सारे लोग डूबे थे अपनी खबरों में। उसने माउस छोड़ा और फ़ोन उठा लिया। दफ्तर में पसरा शाम का सन्नाटा जैसे झन्नाक से टूट गया। उधर से जो कहा गया होगा उसे सुनने के बाद वो सुन्न हो चुका था। पास में बैठे डेस्क इंचार्ज ने उसकी हालत देखी और हठात पूछ बैठा। हरीश कुछ बोल सकने की हालत में नहीं था। डेस्क इंचार्ज संजय ने फ़ोन उठा लिया और उधर से जो खबर मिली सुनकर वो भी सकते में आ गया। संजय की हरीश से खूब पटती थी। साथ ही बैठकर दोनों अखबार के फीचर पृष्ठ बनाया करते थे। संजय की नज़र में हरीश लेआउट का मास्टर है। फीचर पेज के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। फोटो के चयन से लेकर स्टोरी की प्लेसिंग तक में माहिर हरीश डेस्क का फेवरेट डिज़ाइनर था। संजय ने हरीश को संभाला और साथ लेकर दफ्तर से निकल गया। हरीश चुप था, कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जल्दी से अपने घर, अपने बच्चों के बीच पहुंच जाना चाहता था। दफ्तर में बात फैल गई थी। सबको यही लग रहा था कि अब हरीश का क्या होगा, कैसे जिएगा, बच्चों का क्या होगा। अभी तो वो बहुत छोटे हैं, कैसे अकेले देखेगा उन्हें। बच्चे अभी उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं, उन्हें पिता से ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। हरीश के लिए जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रीना के साथ गए रिश्तेदारों ने हरिद्वार से ही खबर दी कि रीना गंगा में डूब गई है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। मोहल्ले की दो औरतें वापस बिना रीना के लौट रही थीं, अपने साथ दुखों और तकलीफ की गठरी लिए, एक परिवार के उजड़ने का समाचार लिए। हरीश को कुछ होश नहीं था। वो बच्चों को सीने से लगाए सिसक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके बच्चे भी मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी माँ गंगा में डूबकर मर सकती है। पापा, हरिद्वार चलिए, मम्मी डूब नहीं सकती। पापा चलो हम उन्हें खोजें, वे पानी में ही होंगी, कहीं किनारे पर तैर कर चली गई होंगी। बेटी बिलख रही थी।
बेटा, सुधा आंटी ने बताया, मम्मी के कपड़े सीढ़ियों पर रखे थे। वे नहाने उतरी, बहुत भीड़ थी। वे भगदड़ में ज़्यादा गहरे पानी में चली गईं और बेटी को दिलासा देते हुए हरीश को यकीन नहीं हो रहा था। रीना कभी गहरे पानी में जाने का रिस्क नहीं ले सकती। वो तो ऐसे भी गहरे पानी से डरती है। हर की पैड़ी घाट पर लोहे की मोटी मोटी जंजीरें लगी हुई हैं। सारे लोग उसे पकड़ कर नहाते हैं। बीच धारा में वही जाता है जिसे तैरना आता हो। वैसे बड़े बड़े तैराक भी किनारे पर ही डुबकी लगाते हैं। रीना आखिर बीच धारे गई क्यों? वे औरतें दिल्ली पहुंच जाएं तो सारे सवाल उनसे करूं। उसे इंतज़ार था उन्हें लौटने का। नहीं पापा, हम उन्हें ढूंढने जाएंगे तो वो मिल जाएंगी। भीड़ में होंगी कहीं ना कहीं। वे सबको ढूंढ रही होंगी। पापा, हो सकता है कहीं बहते बहते दूर निकल गई हों। पापा, हम उन्हें आखिर तक। बेटा फपक फपक कर रो रहा था। पूरा घर मौत की गंध और पड़ोसियों से भरा पड़ा था। सब चुप थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सबके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा हो। पर घटना मोहल्ले के दो औरतों के सामने घटी थी। यकीन तो करना पड़ेगा। संजय के साथ खड़ा हितेश सारा विलाप सुन रहा था। आखिरी लाइन सुनते उसकी आंखें चमक उठी। संजय के कान में कुछ फुसफुसाया। संजय को हितेश की पहुंच का अंदाज़ा था। उत्तर प्रदेश के नेताओं तक सीधी पहुंच थी उसकी। संजय ने हरीश के कान में कुछ कहा और फिर कुछ पल के लिए वहाँ माहौल बदल गया। हरीश ने आंसू पोंछे। हितेश ने फ़ोन करके किसी नेता की गाड़ी मंगवा ली। तीनों लद के हरिद्वार रवाना हो गए। हरिद्वार जाते समय संजय और हितेश अपने साथ किसी जिंदा दिल इंसान को नहीं, बुझी हुई कामनाओं को ले जा रहे थे, जिसमें फिर से जिंदा होने की उम्मीदें भकभका रही थीं। हर की पैड़ी में उस दिन बहुत भीड़ थी। यूं तो हरिद्वार में साल भर भीड़ रहती है। दिल्ली वालों के लिए हरिद्वार सबसे करीबी टूरिस्ट प्लेस है। तीर्थ और पर्यटन दोनों का एहसास यहाँ होता है। हर की पैड़ी सबसे पवित्र घाट मानी जाती है कि अमृत मंथन के समय अमृत यहीं छलक कर गिरा था। तब से अमरता की चाह में श्रद्धालु यहीं हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाते हैं। तीनों औरतों ने यहीं तय किया था गंगा स्नान का। साथ आई सुधा ने जरूर एक बार कहा, रीना तेरे पति मीडिया में हैं, उनसे पैरवी करा के वीआईपी घाट का इंतज़ाम क्यों नहीं करा लेती? भीड़ भी कम होगी, आराम से छप छप करके देर तक नहाएंगे। पानी तो एक ही है ना। सुधा का साथ शांति ने भी दिया था, पर रीना का मन यही नहाने का था। घाट की सीढ़ियों पर सबने पहनने वाले कपड़े रखे और ठंडे पानी में उतर गईं। पहाड़ों पर हुई बरसात ने गंगा जल को गंदला कर दिया था, पर हर की पैड़ी के किनारे पानी साफ था, लेकिन बहाव बहुत तेज था। लोग बीच धारे में जाने से बच रहे थे। प्रशासन ने एक सीमा के बाद जंजीर से रोक लगा दी थी। उसके पार जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। रीना पानी में उतरी और बच्चों की तरह पानी में देर तक उछलती कूदती रही। उसके मन से तीर्थ स्थल का एहसास जाता रहा। वे तीनों स्त्रियां नहीं, 3 बच्चे थे जो पानी के साथ चुहल कर रहे थे। वहाँ कोई शांत रह भी कैसे सकता था? गंगा का ठंडा और निर्मल पानी जैसे बांध लेता है वहाँ, और देर तक कोई बाहर निकलता नहीं। सुधा और शांति नहाते नहाते एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए कभी कभी छिटक कर दूर भी चली जाती थीं, और रीना कभी सीढ़ियों पर बैठती तो कभी डुबकी लगाती। तीनों कभी कभी एक दूसरे से बेखबर भी हो जाती। आज दूसरा दिन था, ये दूसरा स्नान था। इसके बाद दिल्ली के लिए निकलना था। रीना जी भर के गंगा के ठंडेपन को अपने भीतर भर लेना चाहती थी, भर रही थी। सुधा चिल्लाई, गंगा में डुबकी का महत्व है कम से कम 5 या 3, जो ज़्यादा लगाएगा उतना पुण्य। अच्छा, ये लो, शांति चीखी। उसके साथ ही उसकी डुबकियाँ शुरू। मैं 10 डुबकी से कम नहीं लगाऊंगी, पानी ठंडा है पर कर लूँगी, देखते रहो। रीना हल्का हल्का सिहर रही थी। सुधा और शांति अपनी डुबकियाँ गिन रही थीं। रीना चुप थी। अपने आसपास कुछ अजनबी लोगों से घिरी थी जो नहाते नहाते अचानक उससे टकरा जाते थे। सुधा और शांति ने अपनी गिनती की डुबकियां पूरी करने के बाद चारों तरफ देखा। रीना से पूछना चाहती थी कि उसने कितनी डुबकियां लगाईं। गंगा में पानी बहे जा रहा था, कल 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 कल। लोग उछल रहे थे, बदन घिस घिस कर ऊब डूब हो रहे थे, किलोल कर रहे थे। रीना ने डुबकी लगाई और बाहर नहीं निकली। दोनों ने चारों तरफ देखा, पानी के अंदर देखने की कोशिश की। अंदर सतह दिख रही थी, जंजीर दिख रही थी, लोग दिख रहे थे अटखेलियाँ करते हुए। गंगा के भजन गूंज रहे थे, पंडा टीका लगाते घूम रहे थे। सब कुछ था, रीना नहीं थी वहाँ। गंगा में पानी बहे चला जा रहा था। रीना रीना
की पुकार से पूरा हर की पैड़ी गूंज रहा था। भजन बंद होकर लाउडस्पीकर पर उद्घोषणा शुरू हो चुकी थी। सुधा बदहवास सी रीना के कपड़े लेकर छटपटाती हुई इधर उधर घूम रही थी। रीना का कहीं पता नहीं था। कुछ तैराक लोग पानी के अंदर जाकर तलाशने का असफल प्रयास कर रहे थे। शांति लगातार विलाप कर रही थी। हाय हाय, हरीश को क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुहूर्त में घर से निकले थे? क्या हो गया? कहाँ गई? डूब गई रीना। जब तैरना नहीं आता था तो क्या ज़रूरत थी गहरे में जाने की? डुबकी लगाने की क्या होड़ थी? पता नहीं अब तक उसका क्या हाल हुआ होगा। हे गंगा मैया, अपनी भक्ति का क्या फल दिया आपने? शांति की हालत वन में व्याकुल भटकते सीता विहीन राम सी हो गई थी। हे खग, हे विहग, तुम देखी सीता मृगनयनी। शांति को अपने घर वाले का डर बुरी तरह सता रहा था। वो लौट कर जाएगी तब उसके साथ सब कैसा व्यवहार करेंगे, सोच सोच कर जी हलकान हुआ जा रहा है। सुधा विलाप नहीं कर रही थी। वो कभी पुलिस वालों को कहती तो कभी किनारे खड़े सुरक्षा गार्डों को, जो दूर दूर तक खोज कर वापस आ गए थे। सबने हाथ खड़े कर लिए थे। सुधा ने अपनी कोशिशों को नाकाम होते हुए देखकर हरीश के ऑफिस फ़ोन लगा दिया। इस बात को ज़्यादा देर छुपाना संभव नहीं था। जितनी जल्दी बता दें तो ठीक। वो समझ गई थी कि बड़ी मुसीबत में सब फंस गए हैं, अब बचना मुश्किल। वो डरी हुई थी कि पहली बार घर से अकेले जाने की इजाज़त अब हमेशा के लिए कलंकित हो गई। वे जीवन भर अकेली यात्रा का नाम नहीं ले सकती। ओह रीना, तूने ये क्या किया? सुधा की आंखों में आंसू ढलक आए। लगा कलेजा वहीं कटकर गिर गया है। रीना क्या गई, अपने साथ उनकी जिंदगियों का भी बहुत कुछ ले गई। गंगा की ऐसी छनाई पहले शायद ही कभी हुई हो। हरीश हर की पैड़ी की सीढ़ियों पर बैठा प्रलय के मनु की तरह बैठा जल प्रवाह देख रहा था। सीढ़ियाँ गंगा जल से गीली हुई थीं या हरीश के आंसुओं से, पता नहीं। तेज तो दोनों में था। हरीश ने सिर उठाकर गंगा मंदिर की तरफ देखा। यही वो जगह है जहाँ शिव नीलकंठ हुए थे। वो भी इस जगह पर आकर अमृत की जगह जहर का फैलाव देख रहा था। रीना बचने के लिए धाराओं में हाथ पैर मार रही है। उसकी सांसें टूट रही हैं। वो चीखना चाहती है, चीख नहीं पाती। अमृत ने उसका मुंह रेत से भर दिया है। वो दूर तक बहती हुई जा रही है। कोई रोको उसे, बचाओ उसे। मैं शिव नहीं होना चाहता। मैं अपनी सती को भस्म कुंड में स्वाहा होते नहीं देख सकता। ओह, वो छटपटा रहा था, विलाप कर रहा था। हितेश ने उसे बाहों में भर लिया, उसे वहाँ से दूर ले जाना चाहता था। हितेश ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। सारे तैराक, पुलिस गंगा को छानने में जुटी थी। हर की पैड़ी से लेकर रानीपुर झाड़, कांगरी गांव और रुड़की गंग नहर तक तैराकों ने गंगा को खंगाल लिया। उनके हाथ बहुत कुछ लगा, बस रीना की लाश नहीं मिली। हरीश समेत पूरा महकमा परेशान हो गया, हैरान हो गया कि आखिर रीना की लाश कहाँ गई। डूबी होती तो इन्हीं तीनों इलाकों में जाकर लाश अटकती। ज़्यादातर लाशें बहती हुई इन्हीं इलाके में आ जाती हैं। जिन्हें अपने नाते रिश्तेदारों के डूबने की खबर मिलती है, वे यहीं आकर ढूंढते हैं अपनों को। गंगा का बहाव इतना तेज है कि बीच में कहीं अटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हरीश हताश निराश गंग नहर के किनारे खड़ा था। गहरी नहर के किनारे अकेला बैठा पानी को सूखी आंखों से घूरे जा रहा था। पानी की सतह पर रीना का चेहरा उभरता और मिट जाता। हरीश छटपटा कर हाथ बढ़ाना चाहता, पर बढ़ा नहीं पाता। दो लोग उसे जकड़े हुए हैं कि कहीं पानी में छलांग न लगा ले। वो एक बार रीना को अंतिम बार ही सही देख लेना चाहता था, ताकि उसे यकीन आ सके कि वो मर चुकी है। सारी खोजों के बाद वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। रीना को मरा हुआ समझे या गायब। अब पुलिस वाले केस अलग तरह से दर्ज करना चाह रहे थे। हरीश कुछ बोल पाने में अक्षम महसूस कर रहा था। हितेश ने मामले को हाथ में ले लिया था। अब रीना की फ़ोटो अखबार में छपेगी और ढूंढने पाने वालों को मोटा इनाम घोषित किया जाएगा। बच्चों के आंसू थम चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी माँ मरी नहीं, जिंदा है, जहाँ कहीं है। उन्हें रोना इस बात पर आ रहा था कि उनकी माँ किस हालत में होगी। हरीश सोच रहा था कि रीना कहाँ गायब हो गई, क्यों, कैसे। अब उसे अलग तरह के सवाल परेशान कर रहे थे। तरह तरह की आशंकाएं मन को घेरती और वो बिलबिला उठता। अपने आप से लड़ता हुआ उसका यकीन इस बात पर पक्का हो जाता कि रीना का अपहरण हुआ है। नहाते हुए कोई कैसे उसे उठाकर ले जा सकता है। सुधा और शांति ने तो रीना के कपड़े भी देखे थे जो घाट पर पड़े थे, वैसे ही। हरीश और रीना का कोई दुश्मन भी नहीं था। हाँ, रीना सुंदर इतनी थी कि कोई उसे उठा ले जा सकता था, पर गंगा नहाते हुए।
सोचते सोचते हरीश की छोटी छोटी आंखें और सिकुड़ गईं। चेहरे का सारा नूर चला गया था, जैसे सारा स्वाभिमान धराशायी हो गया हो। सुधा और शांति का रोदन भी थम चुका था। सबके सब नए सिरे से इस मसले पर विचार मग्न थे और रीना को तलाशने के नए नए तरीके खोजे जा रहे थे। किसी तरीके का कोई हल नहीं निकला। दिन महीने साल निकलते गए। रीना का पता नहीं चला। न वो मरे हुए में शामिल थी, न जिंदा में। हरीश के भीतर बारूद भरता चला जा रहा था। वो बदल रहा था। 5 साल के लंबे इंतज़ार ने उसे और उसके परिवार को बदल दिया था। बच्चे चाहते थे पहाड़गंज का एक पुराना घर छोड़कर पूर्वी दिल्ली के किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं, जहां उनकी माँ के बारे में ना कोई पूछने आए, ना सहानुभूति जताने, जहां वे अपनी अदृश्य दुनिया बना लें, एक नई दुनिया, जहां अपने सूनेपन को नए सिरे से भरा जा सके। हरीश तैयार नहीं होता। गुड्डी अब गुंजन बन चुकी थी और चिंटू अब चिराग त्यागी। तब 11 साल का चिंटू अब 16 साल का सुंदर युवा में बदल चुका है। गुंजन त्यागी किशोरावस्था की दहलीज पर पैर रख चुकी है। हरीश को अपने पुश्तैनी घर से खासा लगाव है। इसी घर ने उसे सब कुछ दिया और छीना। यहीं बड़ा हुआ, इसे छोड़कर कहाँ जाए। सुधा ने कई बार समझाया, भाई साहब आप मकान बदल लो, शायद रीना को भूलने में आसानी हो। यहाँ उसकी यादें परेशान करती होंगी। अब वो क्या आएगी, मुझे तो लगता है वो डूबी होगी और कहीं ऐसी जगह बहकर चली गई होगी जहाँ हम नहीं पहुँच सके। हरीश बिलबिला जाता, सवाल ही नहीं होता। हमने कितना ढूंढा, सारी संभावित जगहें देखी, नहीं वो डूबी नहीं, वो मरी नहीं, वो जिंदा है सुधा जी। पर कहाँ, किस हाल में, क्या कर रही होगी। क्या किसी तरह आ नहीं सकती थी? फ़ोन तो कर सकती थी, चिट्ठी तो लिख सकती थी। रीना तो अपने बच्चों के बिना एक दिन नहीं रह पाती थी, फिर कैसे? कभी कभी लगता है शायद सचमुच जिंदा नहीं, पर दिल नहीं मानता। बोलते बोलते चुप हो जाता, कंठ से गीले गीले शब्द निकलते। कई बार लगता है वो यहीं है कहीं आसपास, जैसे सब कुछ देख रही हो, किसी बात पर नाराज़ है। भाई साहब कोई भी नाराज़गी 5 साल लंबी नहीं चलती है ना। मुझे तो दाल में काला। सुधा का पति पंकज बीच में ही बोल पड़ता। उसके अक्खड़ बोल किसी को नहीं भाते, पर हरीश जैसे वहाँ था ही नहीं। वो अपने भीतर उतर जाता था बोलते बोलते। उसकी आंखें जितनी बाहर देखती उतनी ही अंदर। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा सीधे सड़क पर खुलता है। कई बार अधखुला छोड़कर वो देर तक सुन्न बैठा रहता। सामने सड़क पर तेज़ी से गुजरती हुई गाड़ियाँ, लोग, फेरी वाले, शोर से भरी हवा। हरीश के भीतर उतना ही सन्नाटा। 5 साल बाद भी जीना नहीं सीखा। शांति ने कई बार समझाया, भाई साहब आप देख लो अपने लिए, बच्चे छोटे हैं कैसे पलेंगे। बेटी बड़ी हो रही है, उसे माँ की ज़रूरत है। आपकी अभी उम्र ही क्या है, कहिए तो हम कोशिश। प्लीज़ शांति भाभी, मुझसे अब ना होगा ये सब। जैसे चल रहा है चलेगा। मैं अपने बच्चों को सौतेली माँ लाकर नहीं दूंगा। जब सगी माँ साथ नहीं दे सकी तो दूसरी क्या देगी। आप लोग अब ये बातें करना छोड़ दें। मैं अब ठीक हो रहा हूँ, संभल गया हूँ। जिंदा तो रहना है ना, अब इस पर बात करना बेकार है। हरीश का चेहरा तन जाता, गर्दन की सारी नसें स्याह हो जाती। बेतरतीब सा चेहरा लिए शाम को उठता और सीधा क्लब चला जाता, जहाँ शाम की कोई नई साथी उसका रोज़ इंतज़ार करती। प्रेस क्लब के मछली बाजार में रोज़ शाम अपने लिए सुकून तलाशता और साथी ढूंढता। यहाँ 4 पैग पीने के बाद कोई सवाल पूछने लायक नहीं रह जाता कि पत्नी के बिना कैसा जीवन चल रहा है। पत्नी के गायब होने की खबर क्लब से स्थायी पियक्कड़ों से दबा ली गई थी। एक कोने में रोज़ हरीश अपनी उम्र दराज महिला मित्र के साथ बैठता, खाता पीता और पहले नीना को घर की गली में छोड़ता, फिर खुद घर वापस आ जाता। दोनों बच्चे या तो सो चुके होते या बत्ती जली होती। अपने अपने कमरों में 2 बड़े होते बच्चे अपनी दुनिया बना रहे होते या जूझ रहे होते अपनी समस्याओं से। हरीश पता नहीं कर पाता था। उन्हें छोड़ दिया था उन्मुक्त, और खुद भी फ्री बर्ड रहना चाहता था। ये ज़िंदगी उसको रास आने लगी थी। बड़ी होती बेटी और बेटा। घर अचानक 3 बड़े सदस्यों का पनाहगाह हो गया था। हरीश को दिन भर शाम का इंतज़ार रहता, जब वो क्लब में जाए और नीना से मिले, जो इन दोनों सिर्फ उसी का इंतज़ार करती। उसे लगने लगा था कि ज़िंदगी अब पटरी पर आ गई है। सब ठीक चल रहा है, बच्चे एडजस्ट हो गए हैं, नौकरी भी सही चल रही है। कुछ ही दिनों की बात है, बच्चे सेटल हो जाएंगे, फिर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। अपने अकेलेपन की चिंता भी कहीं पीछे छूट गई थी। उसे लगने लगा था
कि हादसे सिर्फ उसी का पता ढूंढते नहीं आए थे, नीना का भी पता उन्हें याद था। क्लब में वो जलते बुझते चेहरे देखता और भीतर से मजबूत होता जाता। सब किसी न किसी कहानी का हिस्सा हैं, सबके साथ जिंदगी खेल खेल रही है। सोचते सोचते वो 2 पैग ज़्यादा चढ़ा लेता और बहकने के बजाय शांत हो जाता। उसे लगता हर की पैड़ी में गंगा भी शांत हो गई होगी, जो पीड़ा का निमित्त बनता है उसे भी कम बेचैनी नहीं होती होगी। उसे सहसा यकीन नहीं हुआ। यह सूचना लेकर सुधा ही आई थी उसके पास। उसने शांत गंगा में कंकड़ मार दिया था। अवाक सा हरीश वहीं सोफे पर पसर गया। क्यों होता है ऐसा? जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब अचानक कोई सदमा, कोई झटका, कोई तूफान आता है और नए सिरे से सब तबाह करके चला जाता है। एक बार फिर इतने सालों बाद क्या करे वो? नहीं, खुद कोई फैसला नहीं करेगा। तब वो अकेला बड़ा था, अब 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें शामिल करना होगा, उन्हें सच्चाई बताई जाएगी। उनके मन में कहीं पिता के प्रति कटुता होगी, वो कम होगी। अब अकेले कोई फैसला नहीं लेगा, चाहे अपने भीतर कितना भी मरना पड़े। हरीश ने खुद को संभाला और सुधा को स्पष्ट अपनी भावनाएं बता दी। उसकी वापसी की खबर सुनकर जितना उसको पहले दुख हुआ था, उससे ज़्यादा दुख अब हो रहा है। ये लौटना भी कोई लौटना है जिसमें धोखा, छल, प्रपंच, ड्रामा, सस्पेंस सब भरा हुआ हो। उसे कुछ ना पूछना था, बस एक सवाल, क्यों किया उसने ऐसा? इसके साथ, बच्चों के साथ, उनका बचपन, मेरी जवानी क्यों छीनी? वो सच सुनना चाहता था सबके सामने, अकेले में बिल्कुल नहीं। सुधा चाहती थी पहले दोनों अकेले मिलें, फिर बच्चों के सामने। हरीश कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। वो भीतर से बदला हुआ इंसान था जिसके मन में उस छली स्त्री के लिए तिनका भर प्यार नहीं बचा था। सुधा हरीश को कारण बताना चाहती है, पर वो सुनना नहीं चाहता। वो बहुत दूर निकल चुका है, हर की पैड़ी से, गंग नहर से, कांगरी गांव से, सबसे। सब बैठे हैं, इंतज़ार में हैं। सितंबर की उस उष्ण शाम को और पकना था शायद। हरीश ने पूरी पंचायत बुला ली थी। चिंटू, गुड्डी, सुधा, शांति सब परिवार वहाँ एकत्र थे। वो नीना को भी बुलाना चाहता था, कुछ सोचकर ठिठक गया। दरवाज़ा खुला था, सड़क तक नज़र आ रही थी। सब मौन बैठे थे, सिर्फ कुछ धड़कनें गिनी जा सकती थीं। सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। सुधा और शांति जहाँ कातर नज़र आ रही थीं, वहीं उनके पति कठोर मुद्रा में बैठे थे। गुड्डी का चेहरा कातर हो गया था और चिंटू का चेहरा सख्त था। हरीश अपने को जाहिर नहीं करना चाहता है। वो आज नहीं बोलेगा, बच्चे बोलेंगे। उनके भीतर दर्द का ग्लेशियर बहना चाहिए, नहीं तो ये जीवन भर सामान्य नहीं हो पाएंगे। मामला सिर्फ एक पत्नी का नहीं, बच्चों की माँ का भी है, और बच्चे बड़े हो चुके हैं। गुड्डी के भीतर से सवालों के तूफान उठ रहे थे। चिंटू सवालों से सुलग रहा था। हरीश ने सारा फैसला दोनों पर छोड़ दिया था। दोनों बाहर से चुप थे और भीतर से बोल रहे थे, जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था, हरीश भी नहीं। उसने सोच लिया था जो बच्चे कहेंगे वो मान लेगा। उसकी अपनी इच्छा का अब कोई ख्याल नहीं। बस एक सवाल जहन में कहीं कैलेंडर की तरह टंगा रह गया है, उसका जवाब मिल जाए, फिर चाहे जीवन का जो रूप बने। बस एक सवाल, खुद को सवाल पूछने के लिए भीतर से तैयार कर रहा है। अपने भीतर से जूझते हुए 3 लोग खुद को लैस कर रहे थे, तीनों का मिजाज भिन्न। और वो आई, दरवाजे के अंदर ऐसे दाखिल हुई जैसे दरवाजे खोलते ही सुबह की धूप। पीले रंग के बदरंग सूट में जैसे कोई धूप से छिटका हुआ कतरा होता है, वैसी दिख रही थी। पतली क्षीण काया सी पतली धूप रेखा, चेहरे पर फैले बाल जैसे धूप को घेरती हुई टहनियाँ हों, पतली काली मरियल सी। हरीश ने भरपूर देखा और नज़रें झुका ली। ये वो स्त्री नहीं है जो उसके साथ रहती थी, जिसके रूप पर वो न्यौछावर रहता था, जिसकी बोली पर वो निहाल हो जाया करता था। ये तो कोई और है। उसके लेआउट में कौन है? भगोड़ी रीना, बेवफा रीना, साध्वी रीना, सब अपनी जगह स्तब्ध खड़े थे। आपको हमसे क्या चाहिए? अब क्या चाहती हैं आप? हमारा सब कुछ तो खत्म कर दिया आपने, अब क्या करेंगी यहाँ आकर? आप हमारी मम्मी नहीं हैं, वो तो गंगा में डूबकर। सुबकन में बातें दब गईं। हरीश ने बाहें फैलाकर बहुत दिनों बाद गुड्डी को अपने से सटा लिया। बिन माँ की बच्ची बस भरभरा कर गिरने ही वाली है। पापा, आप उन्हें बोल दो वो यहाँ से चली जाएं। हम अकेले ही आपके साथ खुश हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं। हम आप पर कैसे भरोसा कर लें? फिर भाग गईं तो? पापा तो मर ही जाएंगे। मम
चिंटू, हरीश की मिमियाती हुई आवाज़ बीच में ही दम तोड़ गई। मम सुनते ही रीना दौड़ी चिंटू की तरफ, रोती बिलखती। चिंटू छिटक कर दूर चला गया। सुनिए, आपने जो किया, क्यों किया, मुझे नहीं जानना, बस आप चले जाओ यहाँ से, हमारी ज़िंदगी से दूर, जहाँ थी वहीं चली जाइए, हमें ऐसे ही छोड़ दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं सुनना। आप वापस आए ही क्यों? जाइए, पापा इन्हें कहिए चली जाएं। गुड्डी ज़ोर ज़ोर से बिलख रही थी। कमरे में सारे लोग अब तक स्तब्ध। पहले सुधा उठी, फिर पीछे पीछे सारे बाहरी लोग निकल गए। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम कुछ कहो ना, चुप क्यों हो? मारो मुझे, सजा दो मुझे, मैं गुनहगार हूँ तुम सबकी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। आते आते बहुत देर हो गई रीना। हरीश दर्द से कराह उठा। तुमने ऐसा क्यों किया रीना? क्या गुनाह था मेरा? क्या कमी रह गई थी? तुम मेरे साथ खुश नहीं थी? ये तो पता भी न चला हमें। मुझे तो याद नहीं कि कभी मैंने तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना की हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं था, बस यही कमी है मुझ में। मेरा क्या गुनाह था रीना? वो कांप रहा था, शब्द टूट रहे थे। रीना ने गुड्डी की तरफ कांपते हुए हाथ बढ़ाया। उसने हाथ झटक दिया। मत छूइए, आपके रोने से पापा पिघल सकते हैं, मैं नहीं। आप माँ हैं, कैसी माँ हैं आप? आपको मालूम भी है कि माँ क्या होती है? बस पैदा कर देना, पाल कर बड़ा कर देना, ये एहसान आपका याद रखेंगे। लेकिन एक बेटी के लिए माँ का होना क्या होता है आप जानती भी हैं? आपको कुछ पता भी है? एक किशोर होती बेटी को माँ की ज़रूरत कहाँ और कब होती है? मुझे माफ़ कर दे गुड्डी, इतनी कठोर मत बन, मेरी बात तो सुन, मुझे भी तो समझ, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आह! रीना निढाल होकर ज़मीन पर बैठ गई। आपको पता भी है कि आप किस मोड़ पर मुझे छोड़कर गई थी? तो सुनिए कि क्यों हम आपसे नफ़रत करते हैं। आपके जाने के 2-3 साल बाद ही मैं स्कूल से पापा के पास रोती हुई आई थी कि पापा मुझे घाव हो गया है, मुझे अंदर से ब्लड आ रहा है। आई वॉज़ ब्लीडिंग मॉम, आई वॉज़ ब्लीडिंग। मेरी ड्रेस गंदी हो चुकी थी, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर, मैं खुद से छिप रही थी। पापा ने सहारा दिया, वे मुझे सुधा चाची के पास ले गए। आप कहाँ थी तब? है कोई जवाब आपके पास? बताइए। तब तो आप अपनी नई ज़िंदगी में ऐश कर रही होंगी। आपको क्या पता कि पीछे एक बेटी भी छूट गई है। अब क्या हुआ आपको? कहाँ गया आपका? गुड्डी चीख रही थी, विलाप कर रही थी। हरीश स्तब्ध अपनी कम बोलने वाली अंतर्मुखी बेटी को देख रहा था। हरीश ने फर्श पर बैठी रीना को उठाया। हल्का सा सटते ही पुराना रोमांच लौटा, पर बदन से खुशबू गायब थी। यह स्त्री जो वापस लौटी है वो कोई और है, और जिसके साथ रहकर वो पहले जैसा जीवन नहीं जी सकता। रीना, बेहद ठंडी और निर्णायक आवाज़, अलविदा। सुनोगे नहीं क्या हुआ था मेरे साथ? अब नहीं सुनना, तुम लौट जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बच्चों ने अपना फैसला सुना दिया है, इनका फैसला मेरा फैसला। बाय रीना, आई एम हेल्पलेस। मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कभी लौट कर ना आना। हमारी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं, जहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। गुड्डी और चिंटू रोते रोते अपने अपने कमरों में घुस गए थे। हरीश, रीना जोर से चीखी। पहली बार वो रोना भूल गई। चेहरा दिप दिप जल उठा था। बाहर की ओर निकलते हुए बोलने लगी, सुनो हरीश, सुना कर जाऊंगी। तुमने मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया है, मैं समझ गई। ये घर मेरा नहीं रहा, पर सुनो, मैं जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊँगी। तब तो मैं कोई भागी नहीं थी, ट्रैप्ड हुई थी, और वो भी तुम्हारे उस जिगरी बिल्डर दोस्त के, जिसके एहसान के तले तुम दबे हो और जिसकी कीमत मैंने चुकाई है। थोड़ा थम कर फिर बोली, यही तुम्हारा प्यार था? 5 ही सालों में ध्वस्त हो गया। अब मैं खुद ही जा रही हूँ, अब मेरी तलाश मत करना। जानती हूँ तुम्हारे भीतर भी बहुत सवाल होंगे, मेरे भीतर भी बहुत आग है। चैन से रहो इस घर में, कर्ज मुक्त खानदानी घर। इस घर में ही मेरा घर दफन हुआ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कान सुन्न हो चुके थे और आंखें धुंधली। पानी की छोटी बूंदों में एक चेहरा झिलमिला रहा था। दरवाज़ा खुला था और अंधेरा बेधड़क कमरे में पसर गया था। अभी आप सुन रहे थे गीता श्री की लिखी हुई कहानी डुबकी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।